हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए आपको बेसिक दो बातें पता होनी चाहिए जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। उनमें से एक बात है गॉस थ्योरम। तो अगर आपको गॉस थ्योरम के बारे में अभी जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए गॉस थ्योरम बाई गौरव मिश्रा। वहाँ पे हमारा वीडियो आपको मिलेगा जो कि गॉस थ्योरम को अच्छे से जहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने, वो वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों, अगर मैं बेसिक बात कर लूँ यहाँ पे, तो मैं आपको गॉस थ्योरम का एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, कि गॉस थ्योरम होती क्या है। तो बच्चों, जो गॉस थ्योरम है, ठीक है, ये बताती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, कोई भी क्लोज सरफेस हो, कैसा भी, किसी शेप का इससे कोई मतलब नहीं है, छोटा शेप है, बड़ा शेप है, कोई मतलब नहीं, 3D होना चाहिए, वो पूरी तरह से उसको बंद कर रहा हो चार्ज को। और अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर Q चार्ज प्रेजेंट है तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। दूसरी चीज बच्चों, यहां पे हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी गॉसियन सरफेस की। तो जब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमको एक इनक्लोज्ड सरफेस कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो जो इनक्लोज्ड सरफेस हम खुद बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम खुद ड्रॉ कर लेते हैं, किसके लिए? चार्ज को इनक्लोज करने के लिए। गॉसियन सरफेस को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होनी चाहिए। चलिए, तो बच्चों अब हम बेसिक बात करते हैं यहाँ पे कि हमको जो पहला एप्लीकेशन पढ़ना है गॉस थ्योरम का, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged wire of infinite length, ठीक है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो तो उस वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ये हम सीखने जा रहे हैं। बच्चों, सपोज कर लेते हैं कि एक ये वायर है, ठीक है, ये वायर है जिस पर हमने पॉजिटिव चार्ज प्लस दे रखा है। ये पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे रखा है, ठीक है। इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब आपके मन में आएगा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है। और लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L। मीन्स अगर L लेंथ पर Q चार्ज प्रेजेंट है तो Q/L बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब हम कह सकते हैं चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये निकल आया हमारे पास लैम्डा। तो यहां पे माना गया कि चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी हर जगह क्या है? यूनिफॉर्म है। मतलब एक तरीके से एक जो है कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट में चार्ज को दे दिया गया। अब बच्चों, हमको एक यहां पे कोई पॉइंट मिल गया P। इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम इस पॉइंट P पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो यहां कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा?
यहां बच्चों सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। क्यों सिलिंड्रिकल बनेगा? क्योंकि सिलिंड्रिकल सरफेस पर एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक रहेगी। ठीक है, कि इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, तो ये है क्या? ये है गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस की लेंथ L है। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट P इस वायर से R डिस्टेंस पर था, तो अगर ये R डिस्टेंस पर था तो गॉसियन सरफेस की रेडियस भी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। अब बच्चों इस पॉइंट P पे हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से E होगी, तो वो E किधर होगी? आउटवर्ड होगी। अब यही इसी पॉइंट पे नहीं, इस गॉसियन सरफेस का जितना ये सरफेस है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस, इसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी। भाई सिलेंडर तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो इसकी जो एक्सिस है, मतलब जो सेंटर से जाने वाली है ऐसे लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सिस कही जाती है। इस एक्सिस से हर पॉइंट की डिस्टेंस यहां पे क्या होगी? सेम होगी, यहां हर जगह की डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह जब डिस्टेंस सेम है एक्सिस से और एक्सिस पे वायर है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सेम होगी। और वो कहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटवर्ड होगी, ऐसे। ठीक है, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इस वजह से है क्योंकि इस पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है कि एरिया वेक्टर अगर देखा जाए तो देखिए इस सिलेंडर में दो तरह के सरफेस हैं। एक तो प्लेन सरफेस हो रहा है, ये ऊपर वाला सरफेस ये प्लेन होता है, देखो प्लेन। ठीक है, और एक ये सरफेस है, तो ये कर्व्ड सरफेस है और ये प्लेन सरफेस। कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा? हर पॉइंट से बाहर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व्ड सरफेस की अगर मैं बात करता हूं तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। भाई अंदर पॉजिटिव चार्ज वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड। ठीक है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, क्योंकि वो क्लोज सरफेस में हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है? आउटवर्ड होता है। मतलब इस पूरे कर्व्ड सरफेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब अगर इस छोटे से एरिया को हमने डीए सपोज किया होता तो इसको मैं लिख सकता था डीए वेक्टर। तो कहीं भी लेंगे तो ई और डीए दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। अगर आप इस प्लेन सरफेस पे सोच के देखें, ठीक है, तो अगर प्लेन सरफेस में किसी पॉइंट पे मैं मान लूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मान लीजिए E1। एरिया वेक्टर कहां है? तो देखिए एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एरिया वेक्टर इसका किधर बनेगा? इधर बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितने एंगल बनेंगे? ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? ये 90 बनेगा। ठीक है, ये बेसिक बातें आपके माइंड में पहले सेट हो जानी चाहिए। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों हम लिखेंगे यहां पे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम डीए एरिया एट
प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस में फ्लक्स कितना होगा सोचो, डी फाई पी। तो प्लेन सरफेस का फ्लक्स पहले सोचो, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा E1 डॉट ए। ठीक है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, छोटे से एरिया से पास हो रहा है तो DE1 डी। अब क्या होगा बच्चों, डी फाई पी इक्वल टू बन जाएगा E1 DA cos 90। क्यों, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, cos 90। इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस से, प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो गया। प्लेन सरफेस से डीए एरिया से पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो गया। अब बच्चों जो फ्लक्स पास हो रहा है, अब हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस से कितना पास हो रहा है। तो फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम डीए एरिया फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। ये एट प्लेन सरफेस हो गया। अब क्या लिखेंगे, एट कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस से अगर आप देखें तो डी फाई सी लिखेंगे इसको। फाई सी मतलब कर्व्ड सरफेस, पी का मतलब प्लेन सरफेस। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा ई डॉट डी ए। तो डी फाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब डी फाई सी इज इक्वल टू हो गया ई डी ए। ठीक है, तो देखिए पूरे प्लेन सरफेस से तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, तो टोटल फ्लक्स किससे पास होगा, केवल कर्व्ड सरफेस से। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम केवल कर्व्ड सरफेस को ही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि नेट फ्लक्स निकालेंगे। सो नेट फ्लक्स passing through Gaussian surface। ठीक है, गॉसियन सरफेस से पास होने वाला सोचिए नेट फ्लक्स कितना होगा। तो बच्चों ये नेट फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू EDA का इंटीग्रेशन। तो एक तो कर्ड वाले का होगा और एक इसका होगा, प्लेन वाले का होगा। बट हमको पता है कि प्लेन सरफेस का तो कोई फ्लक्स हो ही नहीं रहा, तो उसको हम छोड़ देंगे। भाई यहाँ पे देखिए डी फाई सी, इसका तो इंटीग्रेशन करने से कोई फायदा नहीं, तो जीरो आ। भाई यहाँ देखिए ये डी फाई पी है प्लेन सरफेस का, इसका इंटीग्रेशन करने कोई फायदा नहीं क्योंकि तो जीरो ही आ रहा। तो बचेगा कौन, कर्ड वाला बचेगा। इसका मतलब फाई बराबर क्या आएगा, ई डी ए, वो भी कौन सा, कर्ड सरफेस का। अब कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, ये कर्ड, ये सरफेस एरिया कितना होता है, तो किसी सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। तो जब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल कर्ड सरफेस हमारे पास कितना आ जाएगा, भाई कर्ड सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एल। डी ए की वैल्यू 2 पाई आर एल यहां पुट करेंगे तो हमें अब फ्लक्स कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा यहां पे कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए ऐसा है कि हमको तो यहां पे गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो गॉस थ्योरम ये कहती है किसी भी क्लोज सरफेस में, देखिए क्लोज बनना है पूरा, क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, इसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0। अब इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, तो भाई इसकी लेंथ क्या है, L। हमने देखा कि L लेंथ में अगर Q चार्ज है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू लैम्डा L। Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L। और फ्लक्स होता किसके बराबर है, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। यानी कि अगर हम Q की वैल्यू लैम्डा L पुट कर देंगे तो यही फार्मूला हमारे पास बन जाएगा
फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। अब ये वैल्यू बच्चों यहाँ पे फाई की जगह पुट कर देंगे तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा, यानी कि ये मिला लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, एल से एल क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो एल से एल कैंसिल हो गए तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। दिस इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक बात ध्यान रखना, तो अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखने की सोचते हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और आर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, मीन्स आर की डायरेक्शन में होगी। अगर पॉजिटिव है तो आर की डायरेक्शन में आउटवर्ड, निगेटिव है तो इनवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकल आएगी। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों। अब इस डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट वेरिएशन बता देते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चीज़ पर वेरी करती है, ये सब चीज़ें हम लोग। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि किसी स्ट्रेट चार्ज्ड वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, मीन्स बहुत लंबा है, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि बहुत लंबा इन कंपैरिजन टू आर। ठीक है, तो इस वायर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो होगी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इससे ये पता चल रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। भाई देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यहां से क्या दिख रहा है कि इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आर बढ़ता जाएगा, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो आर बढ़ता जाएगा, आर बढ़ेगा तो क्या होगा, ई की वैल्यू कम होती जाएगी। या जैसे जैसे आप पास आओगे तो क्या होगा, आर डिक्रीज होगा, अब आर डिक्रीज होगा तो ई क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बेसिक बात करें, इसका ग्राफ खींचना चाहें ई और आर का, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ई और आर का कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, मीन्स जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये ग्राफ बन गया ई और आर के बीच में। इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए, इधर आर मान लिया जाए, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर से रिलेटेड अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2 वेयर r2 इज ग्रेटर देन r1। इसका मतलब ये हुआ पहले ये चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट है, कितनी डिस्टेंस पर है, r2 डिस्टेंस पर। ठीक है, हमको इसको उठा के यहां पे ले आना है पास में कहीं, कहां तक लाना है, r1 डिस्टेंस तक, और r2 डिस्टेंस से r1 डिस्टेंस तक लाने में किए गए वर्क की कैलकुलेशन करनी है। बच्चों होता क्या है, आपको पता है कि इस वायर की वजह से यहां पे हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स होगा कितना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमको पता है किसी चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू क्या होती है, QE। और हम ये भी जानते हैं कि अगर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो फार्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इसका मतलब ये हुआ कि R के साथ साथ E वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहां पे 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 कुछ और होगी।
हमने आपको समझा रखा है कि जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वायर से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी तो उस वायर पे लगने वाला फोर्स भी डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक जब चार्ज को लाएंगे तो उस चार्ज पर एक वेरिएबल फोर्स लगेगा। तो जब वेरिएबल फोर्स लगेगा तो लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये चार्ज कहीं यहां पे प्रेजेंट है पहले किसी पॉइंट पे, और इस पॉइंट की वायर से डिस्टेंस क्या है, r है। कहीं पे भी मान लेते हैं क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो सपोज करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो होगा क्या कि लिखेंगे यहां पे व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज एट डिस्टेंस r, ठीक है, देन फोर्स एक्टिंग एट चार्ज, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमको सोचना है। तो F इज इक्वल टू लग रहा होगा बच्चों QV, और हमको पता है यहाँ पे E कितना होगा, इस पॉइंट पे E क्या होगा R डिस्टेंस पे, तो ये फोर्स बन Q और इंटू E की वैल्यू क्या है, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, जहां पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस चार्ज को dr डिस्टेंस लाएंगे। dr डिस्टेंस मींस वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इतनी छोटी डिस्टेंस होती है dr कि वहां पर ये माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नेग्लिजिबल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक मान लेते हैं कांस्टेंट है। जब फील्ड कांस्टेंट वहां पे फोर्स भी कांस्टेंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि dr डिस्टेंस में वर्क लाने, dr डिस्टेंस पास लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहां से यहां तक लिमिट ले लेंगे r2 से r1, ठीक है। तो सबसे पहला काम dr डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे, तो लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग dr डिस्टेंस तो कितना वर्क होगा बच्चों ये, तो ये होगा dw बराबर F इंटू डी आर। क्यों, क्योंकि dr इतना कम है कि वहां तक हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, मींस फोर्स कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r dr, ठीक है। अब हम नेटवर्क निकालेंगे यहां से यहां तक चार्ज को लाने में। इसका मतलब P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक लाने में नेटवर्क फाइंड करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि सो नेटवर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम P1 टू P2। हमने मान लिया कि R2 डिस्टेंस पर P1 पॉइंट है और R1 डिस्टेंस पर P2 पॉइंट है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये सोचिए, तो ये वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम R2 से R1। कहां से कहां किया, R2 से R1, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां लाना है, ठीक है। और ये वैल्यू यानी कि आ गया q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r dr। एक बात का ध्यान रखना, ये वर्क डन बाई अस है कि हम लेकर आ रहे हैं हमारी वजह से वर्क। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकाल रहे होते तो हम फिर इसमें क्या करते कि प्लस चार्ज के हिसाब से हम देखते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही थी, लाना इधर था, तो हम अभी f इंटू डी आर को फिर निगेटिव करते, बट हमने नहीं किया। क्यों, क्योंकि वर्क डन बाई मी, हम लेके आ रहे हैं उसका वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। अब क्या होगा बच्चों, इसमें क्या वैल्यू आएगी सोचिए, तो ये आ जाएगा
W इज इक्वल टू, ठीक है, तो Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और 1 अपान आर का इंटीग्रेशन कर लेंगे भाई, Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 अपान आर का इंटीग्रेशन। तो 1 अपान आर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या फार्मूला आता है, लॉग आर। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 अपान आर का कभी भी इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो इसका आंसर क्या आता है, लॉग आर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 से R1। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, लॉग R1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, लॉग R2, ठीक है। यानी कि जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी Q लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग R1 अपान R2। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम P1 टू P2, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से आपने एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाल दिया और उस वायर के पास किसी चार्ज को लाने में वर्क कितना होगा ये कैलकुलेट कर लिया। बट बच्चों पता है कि ये जो वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की है ये गॉस थ्योरम का यूज करके किया है। अगर गॉस थ्योरम का यूज करके नहीं करते तो यही डेरिवेशन ज्यादा लेंथी हो जाता। तो चलिए एनसीईआरटी के एडिशनल में ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालिए विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हम अब आपको दिखाते हैं कि इस वायर की वजह से गॉस थ्योरम का यूज किए बिना आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमने सपोज कर लिया एक ये वायर गिवन है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि L लेंथ पे अगर हम चार्ज को Q मान लें तो लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है Q अपान L। सपोज किया इस वायर से R डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे निकालेंगे, R डिस्टेंस पे। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वायर के छोटे से पार्ट की वजह से ये dx डिस्टेंस की वजह से ये छोटी सी डिस्टेंस जो dx है इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां पर dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और इस dx लेंथ के एलिमेंट पर चार्ज dq है। भाई यहां पे पूरा चार्ज फैला हुआ है तो इस पे कुछ तो चार्ज होगा, तो हमने मान लिया इस पे चार्ज कितना है, dq है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, सोचिए। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, तो ये होगी आउटवर्ड। तो ये होगी बच्चों आउटवर्ड, ठीक है, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं कि ये जो dx लेंथ हमने सपोज की है ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है r उससे थीटा एंगल पे, ठीक है, और ये छोटा सा एंगल ये d थीटा है। तो आप पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq चार्ज। तो dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी एट P। तो ये कितनी होगी बच्चों, सोचो। तो ये हो जाएगी
डी इज इक्वल टू 1/4πε0, ये चार्ज मीन्स डी क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? तो बच्चों हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से x मीटर ऊपर है, ये डिस्टेंस r है, ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सोचिए, ये हो जाएगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपान में इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यानी कि आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट हट जाएगा जब हम उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी क्यू चार्ज। अब हमको ये पता है कि इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। इसका मतलब अगर मैं सोचूं कि डी क्यू चार्ज जो है वो कितनी लेंथ पर है? dx लेंथ पे। तो लेंथ के टर्म में मैं डी क्यू चार्ज को क्या लिख सकता हूं? तो डी क्यू इक्वल टू लिख सकता हूं लैम्डा इंटू डी एक्स। कैसे भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज एट यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, मतलब समझो 1 सेंटीमीटर कह सकते हो। ठीक है, 1 पे लैम्डा, तो 2 पे 2 लैम्डा, 3 पे 3 लैम्डा, तो dx पे dx लैम्डा। सिंपल, ये वैल्यू यहां मैं पुट कर सकता हूं, यानी कि de की वैल्यू यहां पे आ जाएगी de इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हमें यहां पे सोचना ये चाहिए कि अगर हम x और r में रिलेशन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? भाई अगर हम x और r में रिलेशन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? तो भाई अगर यहाँ पे हम tan थीटा यूज कर लें तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? सोचिए, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि x अपान r। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r tan थीटा। देखिए यहां पे r तो वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यही रहेगी। ठीक है, x वेरिएबल है, अगर यहां स्टेप लेंगे तो x कुछ और हो जाएगा, यहां स्टेप लेंगे तो x कुछ और हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमें ये चीज क्या मिलेगी? ये मिलेगा dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू r tan थीटा, और इधर आ जाएगा d अपान डी थीटा। ठीक है, ये मिलेगा dx अपान डी थीटा इज इक्वल टू r, तो कांस्टेंट हो गया। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम बच्चों यहां पे x और dx दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। x और dx दोनों जो हमने निकाले हैं इनकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। बच्चों क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एक्स। की वैल्यू तो r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह r tan थीटा मीन्स r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से अब आप r स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास? 1/4πε0, ठीक है, लैम्डा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान r स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये भी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो डी इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा अपान r, एक r कैंसिल हो गया, और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है और नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू जो फाइनली आ गई है वो आ गई है लैम्डा अपान 4πε0 r, ठीक है, डी थीटा। ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली।
ये एक छोटे से स्टेप की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये वाला भी एंगल क्या बनेगा, अप्रॉक्स थीटा बनेगा। तो डीई के हम दो कंपोनेंट भी तो कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, डीई का थीटा एंगल पे कंपोनेंट कितना जाएगा ये सोचिए, ये जाएगा डीई कॉस थीटा, और एक इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, ये जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, अगर हम इधर dx ले रहे हैं तो इधर भी तो एक dx मिल सकता है इस टिप ऐसे। अब इधर से हम जब ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, तो उसके भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। करके देख लो, मान लो आपने dx लेंथ इधर ली, तो इसकी वजह से भी एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी, डी ई डैश मान लो, तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, भाई ये भी थीटा एंगल पे अगर है तो इसके भी कंपोनेंट होंगे ऐसे, डी कॉस थीटा, डी मान लो, और इधर जाएगा ये डी साइन थीटा। सेम वैसे ही इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डी साइन थीटा हैं वो अपोजिट डायरेक्शन वाले डी साइन थीटा से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये डी साइन थीटा, ये डी साइन, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल और अपोजिट। ठीक है, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब इस तरह से जितना, चूंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसका मतलब जितने कंपोनेंट ऊपर हम लेंगे लगभग उतने ही कंपोनेंट हम नीचे भी ले सकते हैं dx लेंथ के, क्योंकि dx तो बहुत छोटी सी लेंथ है। dx के जितने कंपोनेंट ऊपर मिल सकते हैं उतने ही नीचे, और सारे कंपोनेंट का डी साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा, डी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां पे लिख देंगे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, और सोचिए इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, एंगल कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो थीटा की वैल्यू देखो क्या होगी, जैसे यहाँ पे थीटा इतना है और ऊपर जाएंगे थीटा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। इनफाइनाइट लेंथ के लिए थीटा क्या हो जाएगा, लगभग ऐसा हो जाएगा कुछ सीधा, मतलब वो हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से जब नीचे की बात करोगे तो नीचे भी थीटा बढ़ता बढ़ता बढ़ता, ये भी क्या होगा, इधर भी 90 हो जाएगा। बट अगर ऊपर वाला एंगल हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला एंगल कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। इसका मतलब यहां पे लिमिट बन जाएगी -π/2 से +π/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा फ्रॉम -π/2 टू +π/2। इधर इंटीग्रेशन कर लेते हैं इस साइड। ठीक है, इसमें हम वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। तो ये क्या मिलेगा, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आप निकाल चुके हैं। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा DE मीन्स λ/4πε0 r cos थीटा टी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से +π/2 तक। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये आ जाएगा, भाई ये तो λ/4πε0 तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ हो नहीं सकता। इधर देखिए cos थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे λ/4πε0 साइन π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन -π/2। अब है क्या, जब ये -π/2 है तो बच्चों साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। इसका मतलब ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। तो बचेगा E इज इक्वल टू λ/4πε0 साइन π/2, और ये माइनस की वजह से माइनस बाहर निकल आएगा, तो ये भी बचेगा साइन π/2। साइन π/2 मीन साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 + 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू बच्चों क्या निकल आएगी,
ये 2 आ जाएगा। जब 2 से 4 को कट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपान, भाई 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम्स आएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये बच्चों स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। तो इस तरीके से भी आप देख रहे हैं वही रिजल्ट आता है जो गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड करने पे आता है, बट ये थोड़ा सा उस प्रोसेस से बड़ा हो जाता है। इसीलिए गॉस थ्योरम बहुत यूजफुल है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम बहुत शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी वायर की हेल्प से। अभी हम लोग और भी कई सारे डेरिवेशन सीखेंगे, तो हमारे साथ सीखने के लिए जुड़े रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।